सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है SWG स्टडी विद GD के एक नई वीडियो में। आज हम जो राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज है उसके अंदर जो तथास्तु बैच चल रहा है अपना, उसके अंदर हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों को पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम आज राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यता स्थल का वो टॉपिक है जो कि अपने कक्षा 6 और कक्षा 10 में दिया हुआ है। जो भी आपके कक्षा 6 में चीज़ें नहीं दी गई है उसको हम इसके अंदर 10वीं वाली जो अपनी पुस्तक है, 10वीं वाली जो पुस्तक है उससे हम इसको कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप अंत तक बने रहिए और राजस्थान अध्ययन से जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज भी अपने कालीबंगा सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सबसे पहले खोजी गई सभ्यता कालीबंगा ही है। तो इसके अंदर जैसे सभ्यता की शुरुआत के बारे में होता है कि सभ्यताएं क्या होती है और सभ्यताएं मानव का एक सेटलमेंट यानी अच्छे तरह से बसना, जिसकी संस्कृति वगैरह सब चीज़ें होती है और उसका कुछ क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप वगैरह होते हैं। तो वो सभी उसके अंदर आते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप वगैरह सभी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर इसके बाद में आती है बात कि वास्तव में सभ्यता का अर्थ किस प्रकार से ले सकते हैं। सभ्यता तो आपको पता है कि सभ्यता कई प्रकार से है। जैसे कि प्रस्तरकालीन जो सभ्यताएं हैं उसके अंदर हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। राजस्थान उसके हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। इसके अलावा जो इतिहास उपलब्ध है वो उत्खनन की सामग्री के आधार पर है। जैसे वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अस्त्र शस्त्र उपकरण, ये सभी बातें हमने पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था इतिहास का काल विभाजन उसके अंदर पढ़ ली थी। तो ये वैसे यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। जो क्वेश्चन आते हैं उसको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इसके अंदर दे रखा है कि मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीर, बेडस और चंबल नदी की घाटी और शैलाश्रयों में बहुत मिलते हैं। तो इसके अंदर एक मैप दे रखा है, उसको हम देखते हैं। ये है राजस्थान, और जो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सर्वप्रथम जो सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है वो है अपनी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर इसके बाद पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ौपल, सोथी बीकानेर जिले में स्थित है। फिर इसके बाद में जैसलमेर में सभ्यता नहीं है, बाड़मेर में तिलवाड़ा में है। फिर इसके बाद में भीलवाड़ा में बागौर और राजसमंद की गिलुंड सभ्यता और टोंक की रेड और एक नगर। फिर इसके बाद में भरतपुर की दर, जयपुर की बैराट, सीकर की गणेश्वर और झुंझुनू की सुनारी ताम्रकालीन सभ्यताएं है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि कभी कभी इनके जो सिटी जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि कौन सी सभ्यता किस जिले में, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर जो चीज़ें दे रखी है आपको वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके एक एक सभ्यताएं हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अपने कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता ये आपको पता है हनुमानगढ़ जिले में है और सरस्वती और जो प्राचीन सरस्वती का अवशेष है, सरस्वती नदी, वो उसका अवशेष मानी जाती है। यही इसी कालीबंगा के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले। इसके अंदर जो सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ। जैसे प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य युग, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष होते हैं। तो ये हम ताम्रकालीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। इसके अंदर धातु के उपकरण बनाने आरंभ हुए। धातु में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम धातु किसका उपयोग हुआ? तांबे का। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्वप्रथम जो उपयुक्त धातु है वो तांबा है। कौन सी धातु है? तांबा। तो आप इस पॉइंट को जरूर नोट करें। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। ये कालीबंगा
सभ्यता का जो सेटलमेंट है वो है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो नाली वगैरह है वो इसका एक चित्र दिखाया गया है। ये इसकी जो बस्तियां हैं, ये दुर्ग है, वो आप देख सकते हैं, कभी जाकर देखना कालीबंगा सभ्यता को। तो तावरो शुरू करा चालो सारों पहले कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में दर्शवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। अब इसके अंदर क्या है कि सन नहीं दे रखी है, तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। ये 10th क्लास के जो फैक्ट है अपने जो बुक में नहीं दे रखे हैं वो यहाँ पे आपको कवर इसके में बता देंगे। तो 1952 में की थी, अमलानंद घोष ने कब की थी? 1952 में 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इसमें हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबीलाल और बिक्के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई, और ये खुदाई थी वो 1961-62 में हुई। कब हुई? खुदाई बीबीलाल और बिक्के थापर के निर्देशन में 1961-62 में हुई। तो ये अपने क्लास 10th की जो बुक है इसके अंदर दे रखा है, इसमें ये फैक्ट है वो नहीं दे रखा है। फिर इसके बाद में आती है इम्पोर्टेंट बात की खुदाई में या सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो खुदाई में या सिंधु सरस्वती सभ्यता काल जिसमें मकानों को ईंटों का प्रयोग किया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग का वर्णन मिलता है कि यहाँ पे कच्ची ईंटें प्रयुक्त हुई थी। और इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती और गरीबों की बस्ती भी कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। आप पढ़ोगे, इसमें नहीं दे रखा है लेकिन आपके लिए ये यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखें। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे, यानी कई कमरे मिले हैं जो संयुक्त परिवार का भी कई बार संदेश अपने दे देते हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। ये क्लास 10th में भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। जो संभवतः धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का आप सेटलमेंट देखोगे तो इसके अंदर जैसे ये भाग है एक, और फिर इसके बाद में भाग है ये, तो ये जो अपना पश्चिम वाला भाग था, तो इसको सेटलमेंट कुछ इस तरह से किया गया था कि ये भाग छोटा था लेकिन क्या था, ऊंचाई पर बसा हुआ था। भाग छोटा होता है, वो ऊंचाई पर बसा हुआ था, तो इस भाग को कहा गया दुर्ग। इस भाग को दुर्ग कहा गया, और इस वाले भाग को क्या कहा गया? निचला शहर कहा गया। निचला शहर कहा गया। यह पूर्वी दिशा में स्थित था और यह पश्चिम दिशा में स्थित था, क्योंकि यहाँ से सूर्य की किरणें वगैरह आती थी और प्रशासनिक मंडल यहाँ पे रहा करता था, तो सीधा इसलिए। और ये निचले भाग में स्थित था जहाँ ग्रामीण लोग रहा करते थे, और यहाँ पे उच्च प्रभुत्व वर्ग ऐसा संकेत मिलता है कि रहा करते थे। ठीक है। फिर इसके बाद में ये बात हुई आपके नगर नियोजन की, और इसके अलावा जो कि कालीबंगा की जो नगर योजना है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले, यानी कि अपने ऐसे कृषि के जुताई की हुई मिली है। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। अब 10th क्लास की बुक में जो अपने चीज दे रखी है, जो इस बुक में नहीं दी गई है, उसको हम एक एक फैक्ट को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं वो इसके अंदर दी गई है। तो प्राचीन इसके अंदर दे रखा है सरस्वती नदी घाटी वगैरह को हमने पढ़ लिया, इसी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा का जो नाम दे रखा है आप सभी को पता है, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया है। काली चूड़िया, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। यहाँ चूड़िया मिली तो कालीबंगा इसका नाम रख दिया। इसके अंदर 5 सत्र दिए गए हैं कि
कालीबंगा सभ्यता के कौन से सब सत्र सामने आए? 5 सत्र सामने आए। प्रथम 2 सत्र है, ठीक है। और ये सभ्यता है, इसके अंदर ये भी दे रखा है फैक्ट की ये सभ्यता 6000 वर्ष पूर्व काल की सभ्यता है। 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता ये है। और फिर इसके बाद में जो 5 सत्र सामने आए हैं उसके 2 सत्र हैं, जो 2 सत्र इसके अंदर दिए गए हैं वो हड़प्पा से प्राचीन है, हड़प्पा पूर्व है। और इसके अलावा जो 2 सत्रों में तीसरे, चौथे और 5वें सत्र, तीसरा, चौथा और 5वां सत्र, ये जो सत्र है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समकान और समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समान है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ये सत्र है, ठीक है। तो आपको ये भी बात है ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट है 10th क्लास की बुक में दे रखा है। और कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में इसके अंदर दे रखा है कि विभाजन किया जा सकता है। तो 2 भागों में विभाजन किया जा सकता है कालीबंगा का। तो कालीबंगा का 2 भागों में विभाजन कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है प्राक हड़प्पा, और इसके अलावा आती है हड़प्पा। तो ये 2 इसके सत्र है, ये है। तो ये आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा इसके अंदर दे रखा है तो आपको ध्यान में थोड़ा सा होना चाहिए। फिर इसके अंदर जो मर्द भांडों की बात की गई, भी मर्द भांड मिले हैं। तो उन मर्द भांडों में जो इम्पोर्टेंट जो बात है कि पतले और हल्के बर्तन है। कैसे हैं? पतले और हल्के प्रकार के बर्तन है। और सुंदरता व सुडौलता का भाव है, ज़्यादा सुंदर नहीं है लेकिन ठीक है, बनाए गए बर्तनों का रंग है, मर्द भांड है वो किस रंग के हैं? लाल रंग के। तो अपन यानी चेंज कर लिया तो किस रंगा है टावरो? लाल रंगा, ठीक है। फिर 2 फसलों यानी मिश्रित फसल के प्रमाण मिले हैं। इसके अंदर दे रखा है कि मिश्रित फसल के भी प्रमाण मिले हैं। मिश्रित क्रॉप, यानी यहाँ पे बताया गया है कि जुते हुए खेत के विशेष और मिश्रित खेती यानी 2 प्रकार की फसलें उगाते थे। बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। स्वाधान पद्धति की जानकारी मिलती है कालीबंगा के सभ्यता से कि किस प्रकार से वो शवों को सुलाते थे। उत्तर दिशा जो पैर थे वो ऐसे सुलाया करते थे, उत्तर दक्षिण में, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे की जो कंकाल की खोपड़ी उसके अंदर 6 छिद्र मिले हैं, 6 छिद्र मिले हैं। और उस खोपड़ी से शल्य क्रिया का प्रमाण मिलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो उसके अंदर बच्चे का ऑपरेशन का मतलब यहाँ इनको शल्य क्रिया की जानकारी थी, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। खिलौना बैलगाड़ी मिली है, यहाँ पे खिलौना है वो मिला है। और इसके अलावा यहाँ पे हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान मिल रखता है। हवन कुंड जो हमने अग्निवेदिकाओं के बारे में पढ़ा, लकड़ी की नालियां बनी है। फिर इसके बाद में बेलनाकार मुहर है वो बनी है, ठीक है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता है वो अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ये फैक्ट है वो आपके 10th क्लास की बुक में दे रखे हैं। तो इसके बाद में जो सेकंड जो अपनी सिविलाइजेशन है वो है अघाटपुर या आहड़ सभ्यता। अघाटपुर या आहड़ सभ्यता। तो उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धूलकोट। तो धूलकोट का जो अर्थ है वो क्या है? धूलकोट का अर्थ होता है कि मिट्टी का टीला, मिट्टी का टीला, मिट्टी का टीला। फिर इसके बाद में बात आती है 8वीं टावरो, देखो टीला मान रखे है, तो मिट्टी का टीला है, धूलकाट का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। ये बस्ती पहले किस नाम से जानी जाती थी? यह बस्ती पहले तम्रवती या तंबावती के नाम से जानी जाती थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे ऐसा बताया जाता है तांबे के कारण कि ये तंबों के औजारों के निर्माण का केंद्र था। तो 8 एक मरण मूर्ति भी दे रखी है, मर्द जो
है कि मरण मूर्ति है वह आहड़ संग्रहालय में दे रखी है। तो यह बा मूर्ति है जो अथु मिली है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र से नाम जाना 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। अघाटपुर भी कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? अघाटपुर, अघाटपुर, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी छत बांस और केल्लू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। 4 से 6 चूल्हे मिले तो टावर लड़ाई होगी, न्यारा न्यारा मन लगा हो गया तो बैठे एक बोला चूल्हा बना लिया। फिर एंगम है दे रखे है जो अपने आहड़ आहड़ सभ्यता है। बैंगम है क्या चीज है कि तांबे को पात्र मिले है, तांबे की कुहाड़ी, कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी। तो ये तांबो ही तांबे की मिली, ले भाई तांबो ही तांबो कर दिया। तांबे तांबो तंब्रवती या तंबावती नगरी इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर उत्खननकर्ता का नाम नहीं दे रखा है, वो हम 10th क्लास की बुक में जो भी फैक्ट है उसको अलग से अपने देख लेंगे, क्योंकि वो पीपीटी है वो फिर वही समस्या आती है इसको पढ़ाने में, तो उसको फैक्ट को हम इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर देख रखा है कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य है। तो संयुक्त परिवार को टावरो यो कोई लेन देनो को नहीं है, 6 चूल्हा हुए तो संयुक्त परिवार ही हुए। कई बार की है 6 चूल्हा हुए तो कोई न्यारो भी रोटी खा ले, ढाई चावल न्यारा ही रहे। तो बे की एक न्यारा न्यारा चूल्हा हुए तो न्यारा न्यारा चूल्हा होना मतलब कि है कि न्यारा न्यारा भी उसके, लेकिन संयुक्त परिवार में मतलब कि ज्यादा खानो बनाना पड़े तो बे चूल्हा जो लिख रखी है वो पढ़ लियो। तो हम दे रखे संयुक्त परिवार को प्रमाण। चावल उत्पादित उच्च कोटि का चावल उत्पादित होता था, मुख्य फसल चावल है, इसको लिख लेना। आड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है और यह तांबा पिलाया जाता था। आहड़ वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। लाल भूरे मर्द बांड यानी रेड ब्राउन पोट्री, आरबीपी, आरबीपी रेड ब्राउन पोट्री मर्द बांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। और जो हमने कालीबंगा में पढ़ा कि वो इतने सुंदरता का उसमें अभाव था। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में किसने किया ये उत्खनन? ये अपने 10th क्लास में दे रखा है। तो 1952 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, तो ए से आहड़ 1951-52 इसके अंदर दे रखा है, लेकिन 1953 है वो अपने 10th क्लास की बुक में दे रखा है। किसने करवाया भाई? ए के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। तो ए से अघाटपुर या आहड़ और ए से आहड़ सभ्यता, तो अक्षय कीर्ति व्यास और ए से आहड़। तो ये याद रख लेना। 1953 1952-53 दे रखा है तो ऑप्शन में ठीक है, 51-52 दे रखा है तो दोनों ही ठीक है। जो दे रखा है वो आप कर लेना, क्योंकि 10th और इसके अंदर अलग अलग दे रखे हैं। फिर इसके बाद में बात आती है उत्खनन कार्य के बाद में इसके अंदर 2 नाम और आते हैं। एक आता है आरसी अग्रवाल का, रतन चंद्र अग्रवाल, और इसके अलावा आता है नाम एक एचडी सांकलिया। कहेंगे सांकल एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया है जो कि अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकलिया। ये किससे संबंधित है? अगर तीनों व्यक्तियों का नाम देते देते हो, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आपके 4th ग्रेड में टॉपिक लगता है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आप जैसे क्वालिटी कंटेंट आप हम इतना आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आपको आपकी भी जिम्मेवारी है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनका सिलेक्शन भी श्योर हो सके। तो धूपदानियां, कटोरी, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व गी और बढ़िया ये और गिलुंड और भगवानपुरा नगर बसाए। तो गिलुंड सभ्यता है वह भी राजसमंद जिले में स्थित है। तो वह ने जो आपा मैप है जो इतना आप देखियो, वह मैप के ऊपर आप चलना तो एंग में देखो यारी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। अब यह जो सभ्यता है एंग में दे रखी आहड़ सभ्यता, कटसी टावर यारी कट लुकरी रू आहड़ सभ्यता।
तो आए हूँ आगे चालिया तो अठके अण गिलुंड सभ्यता बसा दी। तो ए जगह की है कि जो सभ्यता बसी, ठीक है, तो बनास संस्कृति भी सभ्यता, ये बनास संस्कृति की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। ये राजसमंद के अंदर फिर गिलुंड सभ्यता आई। तो जो आहड़ सभ्यता के फैक्ट है जो क्लास 10th में दे रखे हैं उसको अपने पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए इसे एक एक फैक्ट को इसके अंदर रखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहला फैक्ट आता है इसके अंदर कि इस सभ्यता के लोग जो मकान बनाने में जो प्रयोग करते थे, सबसे पहले तो इसका समय दे रखा है भाई 4000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है, 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है आहड़ सभ्यता। और इसके अलावा इसके अंदर एक जो बात दे रखी है कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। धूप में सुखाई गई ईंटों प्रयोग करता हा, धूप में सुखाई गई ईंटों प्रयोग करता हा। तो फिर ठीक है राव। फिर दूसरी बात है कि मृतकों को गहने और आभूषणों के साथ दफनाते थे, मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे। फिर इसके बाद में बात आती है अगला जो फैक्ट दे रखा है इसके अंदर, आभूषणों के साथ दफनाते थे। मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा के समर्थक थे कि मृत्यु के बाद भी उनका पुनर्जन्म होगा, तो पुनर्जन्म की अवधारणा को भी मानते थे, पुनर्जन्म को भी मानते थे, ठीक है। फिर इसके अंदर बात आती है आगे कि मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, मर्द भांड सर्वाधिक मिले हैं, जो मर्द भांड है वो क्या मिले हैं, सर्वाधिक इसके अंदर मिले हैं। और इसके अलावा लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति भी है, लाल काली मिट्टी के। और उसके अंदर इसके अंदर हमने देखा कि जो रेड ब्लैक पोटरी RBPW जो हमने अभी देखा, तो वही इसके अंदर आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा रंगाई छपाई उद्योग भी यहाँ पे उन्नत था, औजारों व उपकरणों का प्रयोग, क्योंकि तांबे के औजार मिले हैं, तो ठीक है इसके अंदर औजार मिले हैं, स्वाभाविक सी बात है मिलेंगे, ये फैक्ट भी इसके अंदर छठी वाली में और इसके अंदर दे रखा है। और इसके अलावा एक फैक्ट है जो रंगाई छपाई व्यवसाय, ये क्वेश्चन भी कई बार अगर आपको पूछ लिया जाता है तो सुमेलित करने में रंगाई छपाई उद्योग कहाँ पे था, तो खेती वाला जो समकोण खेती है वो कालीबंगा से, और रंगाई छपाई के उद्योग आहड़ से मिले हैं। अगली सभ्यता आती है हुई गिलुंड। तो ये फैक्ट थे वो 10th वाली अपनी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बुक से दे रखे थे, तो इसको हमने इसके अंदर कवर कर लिया है और कोई फैक्ट आपका इसके अंदर नहीं छूटा है। फिर इसके बाद में अगला बात आती है सभ्यता, जो अगली सभ्यताएं है वो है तो टावरो, अगली सभ्यता है अपनी बालाथल। कौन सी सभ्यता है, बालाथल। तो उदयपुर जिले की 10th क्लास वाली बुक में इस सभ्यता को दे रखा है, लेकिन इसके अंदर जो 10th क्लास वाला जो फैक्ट है वो इसके अंदर पहले देख लेते हैं कि क्या चीज दे रखी है, जो पहले अपने को जानकारी भी इसकी होनी चाहिए कि 10th क्लास वाले में क्या फैक्ट दे रखा है। सबसे पहले इसके अंदर जो फैक्ट दे रखा है वो है, क्या बोल रहे हैं, फिर इसके बाद में जो बालाथल सभ्यता है जो कि कहाँ पे है, उदयपुर में है, उदयपुर में है। और इस सभ्यता का जो अपने उत्खनन हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था, VN मिस्र, VN मिस्र। तो टाबरिया वो नए नाम आए, तो VN मिस्र है, V से VN और B से बालाथल। तो V से VN मिस्र किससे संबंधित है, बालाथल से। तो बालाथल से VN मिस्र है वो उनके निर्देशन में होता है, यही एक फैक्ट दे रखा है। और बाकी इसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो इसके अंदर देखते हैं। तो उदयपुर में है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के बालाथल में इस सभ्यता को देखा गया है। ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यह 11 कमरों में बड़े भवन में दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले की हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यह निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहे काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोग लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल में ही सिर्फ बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं।
फिर इसके बाद में आता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है, तो गणेश्वर सभ्यता में ये चीज दे रखी, या गणेश्वर सभ्यताओं है जो कि प्राचीन मोहर मिली है। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे तम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, यानी तांबे को इकट्ठा करने वाली, एकत्रित करने वाली संस्कृति भी इसको कहा गया है। तम्र एकत्रित, ताम्र एकत्रित। ताम्र, तो जो तम्र सभ्यता है वह आहड़ी, और तम्र संचयी जो है वह है कौन सी सभ्यता, वह है गणेश्वर सभ्यता। तो रतन चंद्र अग्रवाल भी इसी उत्खनन करता है, वो इसी से संबंधित है। इसके अंदर फैक्ट दे रखा है, कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। जो गणेश्वर है वो कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, और इसका जो कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है कौन, गणेश्वर। इस 10th क्लास वाली बुक में दे रखा है, आप इस फैक्ट को अपने नोटबुक में लिखें। और इसके अलावा नीम का थाना सीकर, ये इसके अंदर भी दे रखा है, गणेश्वर जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। तम्रयुगीन, कांतली नदी के किनारे, और तम्रयुगीन, तम्रयुगीन सभ्यता है। और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ क्या हुआ, उत्खनन हुआ। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष इसके अंदर मिले हैं। 10th क्लास की बुक के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसा पूर्व 2800 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बात आती है कि पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई गणेश्वर के ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडारों की निकटता रही, खेतड़ी ताम्र भंडारों की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेन या मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठी आदि प्रमुख। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरे पेचदार सिरों वाले ताम्र पिनों के पश्चिमी तथा मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और एक है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इस बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। तो ये इसके अंदर है। 99% तांबे के उपकरण में, पात्रों में 99% क्या है, तांबा है, तांबे के है, उत्कृष्ट बर्तन है, जो कि हड़प्पा जो कालीबंगा है उससे भी अच्छे, यहाँ से अच्छी क्वालिटी के जो बर्तन है वो मिले है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि तम्र संचयी सभ्यता गणेश्वर है। तम्र संचयी सभ्यता गणेश्वर है, इसको आप ध्यान में रखें। फिर इसके बाद में आता है अगली बात की, आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं भी ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए विराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यताओं के विवरण है वो उल्लेखनीय है। अब चलते हैं अगली सभ्यता बेराट। बेराट जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है, और ये है अशोक का विराट से प्राप्त शिलालेख, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ शिलालेख, और ब्राह्मी लिपि होती थी। और जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा, और इसकी बिज्ज की पहाड़ी और भीमडूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख है। मत्स्य जनपद की राजधानी, इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ, जब पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यक्त किए थे। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ व्यक्त किए थे, बेराट में, ऐसा माना जाता है, विराटनगर में, और बेराट का नाम है। मौर्य काल में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अशोक के दो स्तंभ लेख, भाबरू और बेराट शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, नाचते हुए पक्षी, पत्थर की संदूक, नाचता हुआ पक्षी, और इसके अलावा यहाँ पे पत्थर की संदूकें, लोहे
कि किले में हाथी से बना हुआ वस्त्र मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर और जिहाना, जयपुर जिले में स्थित थम्बर, जोधपुर टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहे, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। फिर इसके बाद में अगली जो सभ्यताएं आती है उसको हम देखते हैं इसके अंदर। तो क्लास 6 की जो सभ्यताएं हैं वो इसके अंदर इतनी दे रखी है। जो 10th क्लास की सभ्यताएं हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? तो हनुमानगढ़। अशोक का भाबरू अभिलेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बेराट में यह प्राप्त हुआ है। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में किससे गणेश्वर से एक विशिष्ट आड़स बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से? अघाटपुर के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी धन्यवाद, और आप सभी अपनी तैयारी में जुटे रहें और 4th ग्रेड को जरूर पार करना है अब की बार आपको, और 2025 में अपनी नौकरी का लक्ष्य प्राप्त करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। वीडियो कैसी लगी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आपको हमारे जो एजुकेशन से संबंधित या तथास्तु बैच से संबंधित जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ कर पाएं। इसी क्वालिटी कंटेंट को हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।